चलिए, पहला जो वार्म अप का मैच है वो ख़त्म हो गया है और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया है। और पाकिस्तान ने 345 रन का टारगेट रखा था, 346 रन करने थे न्यूजीलैंड को, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड ने ये टारगेट सिर्फ 43 ओवर में पूरा किया है। तो इसका मतलब है अगर पाकिस्तान की टीम 400 रन भी बनाती तब भी जो इस वक्त पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप है उसमें इतना दमखम नहीं है कि वो 400 रन भी यहाँ पर डिफेंड कर सकती। और अगर न्यूजीलैंड के बैटर्स की बात करें तो पहले से ही अगर आप देखेंगे रविंद्रा सिर्फ 72 गेंदों में इन्होंने 97 रन बनाए और इससे पहले इनके कैरियर में सिर्फ 190 रन है और आज सिंगल एक मैच में इन्होंने 97 रन बनाए हैं। और अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करें तो 134 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने रन बनाए हैं और सभी जो भी न्यूजीलैंड के बैटर्स आए हर किसी ने यहाँ पे अच्छी बैटिंग की है सिवाय डेवन कॉनवॉय, उनको पहले ही हसन अली ने आउट किया था। और केन विलियमसन काफ़ी लंबे समय के बाद वापसी कर रहे थे और उन्होंने भी 50 रन बनाए, उसके बाद वो रिटायर्ड हो गए। और डैरन मिचेल ने भी 59 रन बनाए, उसके बाद मार्क चैपमैन, और इस खिलाड़ी ने 41 गेंदों में 65 रन बनाए। और हसन अली जिसको नसीम शाह की रिप्लेसमेंट अभी कहा जा रहा है, एक हाथ से उनको छक्के पड़ रहे थे। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड ने इस मैच को 7 ओवर पहले ही जीता है और अभी 5 विकेट आउट होने बाकी थे। अब यहाँ पर अगर पाकिस्तान के बॉलर्स की बात करें तो सभी बॉलर्स को पिटाई पड़ी है और सबसे जो ज़्यादा पिटाई पड़ी है वो पहले मोहम्मद वसीम जूनियर को। पहले ही 3 ओवर में इस खिलाड़ी ने 33 रन दिए थे। तो अब मुझे यहाँ पर लॉजिक समझ नहीं है कि अगर आपके पास जमान खान है, अब जमान खान को आपने जो रिजर्व ट्रैवल है उसमें क्यों रखा है? उसको स्क्वाड में होना चाहिए था। और जो मोहम्मद वसीम जूनियर है अगर आपको सिलेक्ट करना ही था तो वो होना चाहिए था ट्रैवल रिजर्व में। तो यहाँ पर जमान खान डिजर्व करते थे। अब उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे 7 ओवर में उन्होंने 58 रन दिए हैं, हालांकि 6 ओवर में उन्होंने दिए थे 55 रन। उसके बाद उनको एक विकेट मिला, लेकिन वो विकेट इसके नाम पे नहीं है, वो फुल टॉस गेंद थी, तो गलती हो गई थी बल्लेबाज को, तब जाके उनको एक विकेट मिला है। मोहम्मद नवाज जो ऑलराउंडर के रूप में खेल रहे हैं उनको भी 7 ओवर में 55 रन पड़े हैं, कोई विकेट उनको नहीं मिला है। हारिस रूफ को 4 ओवर में 36 रन पड़े। हसन अली 7.5 ओवर में उनको 66 रन पड़े हैं। ये आपका मेन बॉलर है और पहले 4 ओवर्स इसके अच्छे थे, लेकिन आखिर के जो 3.5 ओवर्स में शायद इसको 40-45 रन पड़े हैं। अब उसके बाद आगा सलमान जो कि एक पार्ट टाइम है, उनको भी आज मौका मिला बॉलिंग का और 8 ओवर में उनको भी 60 रन पड़े, उनको भी एक विकेट मिला है। और उसामा मीर जो आपके टॉप स्पिनर है, और यहाँ पर इमाद वसीम डिजर्व करते थे इसकी जगह पर, लेकिन इमाद वसीम के साथ जैसे मैंने कहा ज़्यादती हुई है और उसामा मीर ने 10 ओवर किए हैं, 10 ओवर में 68 रन दिए हैं और उन्होंने 2 विकेटें यहाँ पे आज निकाली है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो आज एक बार फिर से एक्सपोज हो गई है। पाकिस्तान की बॉलिंग में वो दमखम हमें नज़र नहीं आया है। साथ ही साथ अगर हम बैटिंग पे चलते हैं, जिस तरह बैटिंग हुई है पाकिस्तान की, तो पहले 10 ओवर में अगर हम बात करें सिर्फ 33 रन बनाए थे पाकिस्तान ने, जबकि फ्लैट पिच था, किसी बॉलर को कोई मदद नहीं थी। फिर भी अगर आप कंपेयर करेंगे न्यूजीलैंड के स्पिनर्स और पाकिस्तान के स्पिनर्स, पहले अगर हम बात करें जो पाकिस्तान के स्पिनर्स है, यहाँ पे उसामा मीर 10 ओवर में 68 रन, आगा सलमान को 8 ओवर में 60 रन। और वही अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड के जो स्पिनर्स थे, एक था सेटनर, उन्हें 8 ओवर में सिर्फ 39 रन दिए हैं और उनको 2 विकेटें मिली है। इस सोदी ने 6 ओवर में 37 रन दिए हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। हालांकि फास्ट बॉलिंग में भी डिफरेंस है। मैट हेनरी ने सिर्फ 3 ओवर किए हैं और 3 ओवर में सिर्फ 8 रन दिए हैं। अब पाकिस्तान की बल्लेबाजी अगर हम बात करें तो आज एक बार फिर से अब्दुल्ला शफीक का कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, बुरी तरीके से आउट हो गए, बहुत ज़्यादा आगे निकल गए थे और स्टप आउट हो गए। और इमामुल हक 10 गेंदों पे 1 रन। उसके बाद बाबर आजम ने काफ़ी अच्छी इनिंग खेली है, लेकिन यहाँ पर इंडिया के पिच से भाई आपको कम से कम यहाँ पे जो टारगेट है मैच में 350, 350, 360 रन देना पड़ेगा, तब जाके आपकी टीम जीत जाएगी। क्योंकि यहाँ पर फ्लैट ट्रैक्स है और हर किसी पिच पे यहाँ पर बैटर्स को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो यहाँ पे अगर आप 100 से नीचे के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि आपका जो अपोजिट होगा वो क्वालिटी टीम होगा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया। तो आपको यहाँ पर जो टारगेट है वो काफ़ी ज़्यादा देना पड़ेगा और आपको जो पहला पावर प्ले उसका यूटिलाइज करना पड़ेगा। नो डाउट अगर 1 विकेट 2 विकेट जाते हैं, हर किसी टीम को जाते हैं। आप इंग्लैंड का देखिए, क्योंकि अब इंग्लैंड जब बैटिंग करने के लिए आती है तो पहले ही टारगेट करते हैं और पहले ही पावर प्ले में वो ओपोनेंट को बाहर निकाल देते हैं गेम से। तो आपको वो स्ट्रेटजी यहाँ पर
अपने टीम में लगानी पड़ेगी और आपको पहले पावर प्ले में 10 ओवर में कम से कम 50 से 60 रन बनाने पड़ेंगे। आप 3 के हिसाब से रन बनाएंगे, 4 के हिसाब से रन बनाएंगे तो फिर आप सेमीफाइनल छोड़ दीजिए। उसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान की तारीफ बनती है क्योंकि टीम मुसीबत में फंसी थी। मोहम्मद रिजवान ने काफ़ी अच्छी इनिंग खेली है, एंकरिंग इनिंग खेली है। उन्होंने 94 गेंदों का सामना किया है, उन्होंने 103 रन बनाए हैं, 9 चौके 2 छक्के। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से कहूँगा कि स्ट्राइक रेट का इशू है और यहाँ पे आपको स्ट्राइक रेट 120-130 के हिसाब से आपको रन बनाने पड़ेंगे इंडिया में। साद शकील के क्लासिक शॉट्स आज हमें देखने को मिले हैं और वही अगर हम बात करें, ये एक वाहिद खिलाड़ी है जिसका स्ट्राइक रेट 140 से ज़्यादा रहा है। सिर्फ 53 गेंदों का सामना किया है, 75 रन बनाए 5 चौकों की मदद से और उसमें 4 छक्के भी शामिल थे। और जो उन्होंने एक शॉट लाफ्ट किया था कवर फील्डर के ऊपर से, वो देखने वाला वो शॉट था। तो क्लास मौजूद है। मिडल ऑर्डर में जो पाकिस्तान की कमी थी वो कहीं ना कहीं साद शकील दूर करने वाले हैं। लेकिन एक बार फिर से आपको यहाँ पे स्ट्राइक रेट हर किसी बल्लेबाज को यहाँ पे अच्छी रखनी पड़ेगी, तब जाके आप स्कोर ज़्यादा बना पाएंगे। और आगा सलमान ने भी काफ़ी अच्छी इनिंग खेली है आज, 23 गेंदों पे 33 रन। तो एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान जो है वो पहला वार्म अप मैच न्यूजीलैंड के साथ वो हार चुकी है और अब दूसरा जो मैच होगा वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है। और जैसे मैंने कल भी कहा कि अगर आप वार्म अप मैच जीत जाते हैं तो फिर उसी कॉन्फिडेंस के साथ आप वर्ल्ड कप में जब एंटर हो जाते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है और पहले ही आपके पास एक वो मौजूद होती है, एक मोटिवेशन कि भाई हम जीत के आ रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पर नो डाउट कि आज की जीत कोई मायने नहीं रखती है, ना ही ये जो रन आज कोई खिलाड़ी बनाता है उनके कैरियर में जाते हैं और ना ही रैंकिंग में इससे कोई फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन फिर भी अगर ये वार्म अप मैच था तो आपको, अगर बैट्समैन ने इतना ज़्यादा रन उन्होंने बना के दिए हैं, 350 रन ईजी नहीं होता। अगर आप हार भी जाते तो कम से कम 48-49 ओवर तक ही मैच पहुंच पाता तो फिर ठीक था। लेकिन 43 ओवर में ही आपने ये पूरा मैच गंवा दिया है और इसका मतलब है कि अगर आप 420-425 रन भी बनाएंगे तो आपके बॉलिंग में वो दमखम अब मौजूद नहीं रहा, क्योंकि नसीम शाह एक किफ़ायती बॉलर थे और वो पहले विकेट चढ़काते थे पाकिस्तान के लिए। एक ही मैच ऐसा गया है नसीम शाह को जिसमें उनको विकेट नहीं मिला, बाकी जो भी उन्होंने ओडीआई खेला है उसमें उनको विकेट मिला है। और यहाँ पर मैं एक बार फिर से मिस कर रहा हूँ इमाद वसीम को, क्योंकि इमाद वसीम एक बेहतरीन बॉलर थे और अगर उनको मौका मिलता तो शायद पाकिस्तान की जो आज की बॉलिंग है वो इतनी कमज़ोर हमें दिखाई ना देती। तो फिलहाल हकीकत ये है कि पाकिस्तान पहला मैच हार चुका है और अब दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है वार्म अप का और उसके बाद सीधे जो पहला मुकाबला होगा वर्ल्ड कप का पाकिस्तान का वो नीदरलैंड के साथ खेला जाएगा 6 अक्टूबर को। फिलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए, आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।